साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। आपको पता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 में कॉन्स्टिट्यूट करा गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। साथियों, जब भी आपने ये टर्म सुना है स्टैट्यूटरी बॉडी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली बनाई गई है। तो अगर हम कह रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट मीन्स इसके सेटअप के पीछे कोई ना कोई एक्ट रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जब हम एक्ट देखते हैं तो उस एक्ट का नेम है साथियों नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। ठीक है, तो ये दो लाइनें हमारे लिए काफ़ी काम की है। यहाँ से डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो बॉडी है ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है जी, चलिए अगर हम मतलब इस एंगल से भी क्वेश्चन आ जाए कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? ठीक है, तो नोडल मिनिस्ट्री की जब हम बात करते हैं सो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव्स की साथियों जब हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, देखो नाम से ही क्लियर है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मतलब कि वुमेन्स के डेवलपमेंट के लिए जितने भी प्रोविज़न आज के टाइम में है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो या फिर दूसरे पार्लियामेंट के थ्रू जो कानून बनाए गए हैं, जो भी प्रोविज़न है क्या वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एक तो उस पर नज़र रखना है। दूसरा अगर हम बात करें तो अगर किसी खास स्पेसिफिक एरिया में अगर वुमेन्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो उन चैलेंजेस को रेज करें और उसके सोल्यूशन के लिए एफर्ट करें। चाहे अब देखो एफर्ट मल्टीपल तरीके से किया जा सकता है। एक तो अपने बेसिस पे ये लोग कर सकते हैं, दूसरा कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो है ये नाम से ही क्लियर है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जब अब ये टर्म पढ़ रहे हो तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा ये नाम से क्लियर है। पर फिर भी अगर हम नज़र डालें तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जितने भी ये लीगल फ्रेमवर्क है जो कि औरतों को सेफ गार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं उसको रिव्यू करें। अगर कहीं पे कमी पेशी है तो उसको ठीक करने के लिए रिकमेंड करें गवर्नमेंट्स को, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे ये सेंटर की गवर्नमेंट हो, इसको ठीक करने के लिए मेजर लें। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर मान लो कि कोई पर्टिकुलर एरिया में अगर विमेन को कोई प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में उनको ये सोल्यूशन प्रोवाइड करें अपने बेसिस पे, और फिर एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, जो भी चैलेंजिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे कानून बनाने के लिए रेकमेंड करें। तो ये इस तरीके से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को सेटअप किया गया है इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कॉम्पोजिशन से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो बॉडी है इसका कॉम्पोजिशन क्या है? तो साथियों देखो, एक तो इसका होगा चेयरमैन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताओ कि इस वक्त नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का चेयरमैन कौन है। एक चेयरमैन होगा, 5 मेंबर्स होंगे और मेंबर सेक्रेटरी होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कॉम्पोजिशन की जब हम बात करते हैं तो एक चेयरमैन होगा, 5 मेंबर्स होंगे और मेंबर सेक्रेटरी होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चेयरमैन कौन बन सकता है? तो चेयरमैन बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है साथियों ये इन्होंने डिफाइंड है कि ऐसा पर्सन जो विमेन के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है या कभी कर रहा था, तो विमेन के वेलफेयर के लिए, विमेन के कॉज के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए अगर किसी पर्सन ने काम किया है, काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों को चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से साथियों अगर हम बात करें मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो ऐसा पर्सन जो जिसमें एबिलिटी हो उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए, इंटीग्रिटी वाला पर्सन हो, ईमानदार होना चाहिए, स्टैंडिंग होना चाहिए मतलब गुड रेपुटेशन का पर्सन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ में, ट्रेड यूनियन का मेंबर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे होना चाहिए। और एक चीज़ और आपने याद रखना है कि ये जो मेंबर्स हैं इनमें से एक मेंबर जो है ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड होने चाहिए। तो देखो यहाँ से ना क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ये सभी जो क्राइटेरिया से फुलफिल नहीं करना है, इनमें से अगर एक भी है तो आप इसका मेंबर बन सकते हैं, लेकिन ये तीसरा जो पॉइंट है ये जरूर फुलफिल करना है और यहाँ से डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो अभी जो आप देख रहे हो ना, कॉम्पोजिशन, चेयरमैन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा, मेंबर के लिए क्या होगा, मेंबर सेक्रेटरी के लिए भी देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली। मेंबर सेक्रेटरीज की अगर हम बात करें साथियों, तो मेंबर सेक्रेटरी बनने के लिए अगर कोई पर्सन जिसका ठीक ठाक एक्सपीरियंस रहा हो मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, सोशोलॉजिकल मूवमेंट में या फिर सिविल सर्वेंट रहा हो, तो ऐसे पर्सन जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के मेंबर बन सकते हैं, मेंबर सेक्रेटरी माफ़ कीजिएगा। अब हम देखते हैं, जब हम बात कर रहे हैं चेयरमैन की, मेंबर्स की या फिर सेक्रेटरी की, तो ये कौन से लोग होंगे, इनका नेम कौन रेकमेंड करेगा? तो इनका नेम जो है रेकमेंड किसने करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये बाय है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सैलरीज, अलावेंसेज या फिर दूसरे जो बेनिफिट्स इनको मिलते हैं,
ये किसने प्रोवाइड करना है, तो ये भी डिसाइड करना है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। फिर एट द सेम टाइम पीरियड इनका कितना होगा, 3 सालों के लिए होगा। रिज़ाइन क्या कर सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो रेजिग्नेशन लेटर ये लोग किसको देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, नेशनल कमीशन। यहाँ पे हम किस मिनिस्ट्री की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें रिमूवल, तो अगर किसी मेंबर को या चेयरपर्सन को रिमूव करना हो तो इसके लिए क्या क्राइटेरियाज हो सकते हैं, तो साथियों सबसे पहले है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिनकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है लेकिन एसेट उसके पास बहुत कम है। तो ऐसा पर्सन बहुत खतरनाक हो सकता है ना, अपने पावर का ये मिसयूज़ कर सकता है पैसा अर्न करने के लिए। फिर एक ऐसा पर्सन जिसको इम्प्रिजनमेंट किया हो, जिसको इम्प्रिजन किया है, कितने टाइम पीरियड के लिए ये डिफाइंड नहीं है, पर अगर किसी पर्सन को इम्प्रिजन किया है किस पर्पस के लिए, कोई ऐसे क्राइम के लिए जो कि मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में उसको रिमूव किया जा सकता है। क्या एग्जांपल हो सकता है, फ्रॉड का केस हो सकता है, चोरी का केस हो सकता है, और इसके लिए अगर जेल जाना पड़े तो ये एक सुटेबल ग्राउंड होगा रिमूवल के लिए। अनसाउंड माइंड, पागल हो चुका है, ठीक है, अब उसमें कैपेबिलिटी नहीं रही है, वो इनकेपेबल है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लायक ना रहा, मतलब बुढ़ा हो सकता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो उसकी जो समझ है, ठीक है, वो समझ नहीं रही उस पर्सन की किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में भी रिमूव किया जा सकता है। तो लगातार 3 मीटिंग से अगर एब्सेंट रहा हो तभी उसको रिमूव किया जा सकता है। और एट द सेम टाइम अगर किसी एंगल से ये पता चले कि वो अपने ऑफिशियल पोजीशन का अब्यूज़ कर रहा है, उसका मिसयूज़ कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को भी रिमूव किया जा सकता है। तो साथियों ये सारे के सारे प्रोविजन जो है रिमूवल के आपने याद रखने हैं। अब हम देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या हैं। तो देखो जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो जैसे हमने ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट देखा था लगभग वही है। तो इनके क्या फंक्शन है, सबसे पहले देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं जो कि औरतों के वेलफेयर के लिए बात करते हैं। जैसे अगर हम देखें आर्टिकल 15 या 16, तो आर्टिकल 15 या 16 देखोगे तो क्या लिखा है उसमें वेमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है, ठीक है। आपको पता है 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है इसके थ्रू वेमेंस के लिए सीट्स जो है वो रिजर्व होगा 33%। कहाँ पे होगा, लोकल गवर्नमेंट में। तो अब नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का ये टास्क होगा कि अब ये कितना बेहतरीन प्रोविजन है, लेकिन ये प्रोविजन इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको इन्वेस्टिगेट करने का फंक्शन किसका है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का है। फिर एट द सेम टाइम लीगल प्रोविजन, तो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है, जैसे एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये एक्ट जो है तो इसको भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है इस कमीशन के द्वारा। फिर इन सभी को स्टडी करके रिपोर्ट सौंपी जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंपी जा सकती है, ठीक है, और इसके बेसिस पे ये लोग कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं। फिर ऑलरेडी जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल प्रोविजन जो है, ठीक है, इसको ये बार बार रिव्यू करते रहते हैं। फिर एट द सेम टाइम ये लोग जेल में विजिट कर सकते हैं, रिमांड होम में जिसे यंग ऑफेंडर्स के लिए बनाया जाता है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, विमेन इंस्टीट्यूशंस में ये लोग विजिट कर सकते हैं, ताकि ये देख सकें कि औरतों की जो सिचुएशन है वो ठीक है कि वहाँ पे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इन पे एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं। फिर इसके अलावा एट द सेम टाइम आपने याद रखना है कि एक ये भी फंक्शन है कि अगर मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या फिर कोई केस है कोर्ट में अगर चल रहा है जो कि एक विमेन के बहुत बड़े कॉज के लिए लड़ा जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में ये फंड प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे केसेस को प्रमोट करने के लिए। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब ये लोग रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं तो किसको रिपोर्ट सौंपते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। क्या ये रिपोर्ट इन पर बाइंडिंग है गवर्नमेंट्स पे, तो बाइंडिंग नहीं है, लेकिन अगर एक्सेप्ट करते हैं तब भी रीज़न बताना पड़ेगा, अगर रिजेक्ट करते हैं तब भी रीज़न बतलाना पड़ेगा। ये साथियों याद रखना है। और सेम प्रोविजन जो है स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी है, बाइंडिंग नहीं है लेकिन एक्सेप्ट करते हैं बताना पड़ेगा क्यों एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट करते हैं तब भी बतलाना पड़ेगा कि रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। अब हम देखते हैं पावर। तो साथ ही इनको पावर मिला है सिविल कोर्ट वाला, तो जो एक सिविल जज के पास पावर होता है वो लगभग सभी इनको पावर मिलेगा। कैसे यूटिलाइज करेंगे, किसी भी पर्सन को देश में कहीं पे भी कोई पर्सन हो उसको समन भेज सकते हैं कि भाई पहुँचो किसी केस में, ठीक है। फिर वो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है ये मंगवा सकते हैं। फिर एट द सेम टाइम किसी भी एफिडेविट की जो वैलिडिटी है, ठीक है, उसको प्रूफ करने के लिए भी एविडेंस जो है ये मांग सकते हैं। एक फॉर्मल रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से, कोर्ट से, कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड को अवेलेबल करवाने के लिए। तो ये सारे के सारे इनके पास पावर हैं। अब हम देखते हैं जुरिस्डिक्शन, तो किस किस केसेस को ये लोग डील करते हैं। देखो एक चीज़ यहाँ पे अपने याद रखना है, कोई भी केसेस हो जहाँ पे विमेन इन्वॉल्व हो, ठीक है, कोई भी केसेस हो जहाँ पे विमेन इन्वॉल्व हो, या तो उनका बेनिफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ऐसे सभी केसेस को ये लोग डील कर सकते हैं। जैसे रेप के केसेस हो गए, एसिड अटैक हो गया, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, स्टॉकिंग हो गया, डाउरी डेथ हो गया, तो इन सभी केसेस की जो सुनवाई है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है ये कर सकते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो ये काम कैसे करता है, ये प्रॉब्लम्स तो हमने देख लिया, ऐसे ऐसे केसेस को ये लोग डील कर सकते हैं, लेकिन काम कैसे करेंगे ये सब। तो देखो काम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो अगर बहुत ही खतरनाक लेवल का कोई क्राइम है तो इसके लिए खुद का ये लोग कमेटी एक बना सकते हैं, ठीक है, कमेटी बना के फिर इसको केस को स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है तो ऐसे सिचुएशन में जिस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर जो इससे रिलेटेड है उसको ये लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस केस को निपटाओ, जल्दी जल्दी, मतलब फास्ट तरीके से सुनवाई होनी चाहिए। फिर एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो जब ये लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं तो जो डेटा इनके पास अवेलेबल हो जाएगा तो अब ये क्या करेंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं और उस डेटा को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट फिर उस हिसाब से पॉलिसीज़ बनाएगी। फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो थ्रू काउंसलिंग इसका सोल्यूशन किया जा सकता है। अगर मान लो कोई पुलिस वाला अपने फंक्शन को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में हायर अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट करके इन केसेस को सॉल्व करवाया जा सकता है। तो इस तरीके से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लास्ट में साथियों हम देखते हैं पारिवारिक महिला लोक अदालत क्या होते हैं। तो देखो यहाँ से ना क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक सा टॉपिक है। लोक अदालत वगैरह तो हमने पढ़ा है, पर पारिवारिक महिला लोक अदालत जो है ये नया कॉन्सेप्ट है। तो एक तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ये कॉन्सेप्ट है किसका, तो ये कॉन्सेप्ट साथियों है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव है साथियों कि जितने भी केसेस मैरिज या फिर फैमिली अफेयर से रिलेटेड हैं जो कि कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है, उसका स्पीडी डिस्पोजल जो है इसके थ्रू किया जा सकता है। तो ये मतलब पारिवारिक महिला लोक अदालत जो है इसका गठन कैसे होगा, तो देखो इसका गठन कौन करवा सकता है, इसका गठन जो है एनजीओ करवा सकते हैं, ठीक है, स्टेट वुमेन कमीशन वाले करवा सकते हैं, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी वाले इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जो खर्चा वगैरह आएगा ये कमीशन इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक में सफिशिएंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।